नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पीएमओ के अंदर राहुल गांधी के प्लान से एक बेचैनी सी मची हुई है। सरकार के पास कोई भी समाधान राहुल गांधी के इस प्लान का नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी का सामना कर पाना इस सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। कोई तोड़ नहीं मिल रहा है। वजह बहुत साफ है कि राहुल गांधी ने इस देश की जनता के अंदर और खासकर युवाओं के अंदर, मजदूरों के अंदर और किसानों के अंदर, दलित SC/ST के अंदर जो पैठ राहुल गांधी बना रहे हैं, या अल्पसंख्यक या मुस्लिम भाई जो कहे, उनके अंदर जो पैठ बना रहे हैं और उन्हें और किसी से अब उम्मीद नहीं रही, क्षेत्रीय दलों से जो पैठ बन रही है, उसको देखकर भारतीय जनता पार्टी चिंतित है। क्योंकि जिस तरह से युवाओं के साथ मिल करके और उसके आंदोलन को बल दे दिया, जैसे नीट पेपर लीक एग्जाम हो गया और अब 12वीं का भी साइड हैक हो गया, जहां से 12वीं के बाद तो लोगों की जिंदगी शुरू होती है कामयाबी की, बच्चों की, उनके भी साइड हैक हो गए और अब IIT की तैयारी वह नहीं कर पाएंगे। यह जो अलग अलग प्रक्रियाओं को निकाल करके लेकर के आ रही है भारतीय जनता पार्टी, राहुल गांधी की वजह से इसे देश के सामने एक चुनौती पेश हो रही है। अब इसको लेकर के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र सिंह प्रधान को 11 दिनों का वक्त अल्टीमेटम दिया गया कि आप इस्तीफा दे दीजिए। मोदी सरकार बिल्कुल चूं चाह करने के लिए उस पर तैयार नहीं है, धर्मेंद्र प्रधान के, और कांग्रेस सुनने और मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में कांग्रेस ने जिस तरह से चुनाव आयोग को लेकर या मोदी सरकार के नीतियों को लेकर के सवाल खड़ा किया और पेट्रोल की बढ़ती महंगाई पर जिस तरह कांग्रेस ने जवाब दिया है, मोदी सरकार बुरी तरह से फंस सी गई है। अब उसे यह समझ नहीं आ रहा है कि वह क्या करे और क्या ना करे। कांग्रेस ने मोदी सरकार और तेल कंपनियों के घाटे का रोना रो रही है, लेकिन सच क्या है? कांग्रेस ने कहा कि मोदी सरकार तेल कंपनियों के घाटे का रोना रो रही है कि तेल कंपनियों को घाटा हो रहा है, लेकिन सच क्या है? जब आंकड़े से बताई कांग्रेस ने, पक्ष अपना रखा, तो लोगों के होश उड़ गए। आप दर्शक बड़ी ध्यान से इसे समझिए कि अमेरिका ईरान युद्ध के बीच तेल कंपनियों ने जमकर मुनाफा कमाया है। जनवरी से मार्च 2026 मात्र 3 महीने में देश के 3 बड़ी तेल कंपनियां का कुल मुनाफा 41% रहा। लेकिन IOC 11,377.51 करोड़ रुपया, HPCL 4,901.50 करोड़ रुपया, BPCL 3,191 करोड़ रुपया, कुल मुनाफा 19,470 करोड़ रुपया 3 महीने में कमा लिए। मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं अपने बयान में कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। PIB के अधिकृत बयान के अनुसार आज से ठीक 12 साल पहले 26 मई 2014 को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाली थी, उस दिन भारतीय बास्केट का कच्चा तेल 108.5 डॉलर प्रति बैरल था, यानी कि $108 प्रति बैरल था।
और डॉलर के मुकाबले रुपया 58.59 था। रुपए थी उस वक्त पेट्रोल जब 108 डॉलर प्रति बैरल कच्चा तेल था तो 71 रुपया 51 पैसा पेट्रोल और 56 रुपया 71 पैसा डीजल मिल रहा था देश में। आज कच्चे तेल की कीमत 99 डॉलर प्रति बैरल है, 10 डॉलर कम है, लेकिन पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ करके 102 रुपया 12 पैसा और 95 रुपया 20 पैसा प्रति लीटर हो गया। 102 रुपया 12 पैसा पेट्रोल और 95 रुपया 20 पैसा डीजल। ऐसा क्यों? इसका जवाब नहीं है। अब आगे मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि यानी कच्चा तेल सस्ता हुआ लेकिन पेट्रोल करीब 42.8% और डीजल 67.9% महंगा हो गया। सवाल सीधा है कि जब कच्चा तेल सस्ता हुआ तो पेट्रोल डीजल महंगा क्यों? जनता को राहत क्यों नहीं? यह सवाल कांग्रेस पूछ रही है। अब इसको लेकर के, इस महंगाई को लेकर के आम जीवन पर इसका असर बढ़ चढ़ करके पड़ रहा है। हर सामान महंगा हो जा रहा है, ट्रांसपोर्टिंग से लेकर के खाने पीने की चीज तक। अब इसका जवाब न दे करके और हिंदू मुस्लिम कर ले सरकार और नेहरू गांधी की बात करे तो इससे बड़ी त्रासदी और क्या हो सकती है और इससे बड़ी लाचारी क्या हो सकती है। लेकिन इंडिया गठबंधन के फूट का नतीजा यह है, इंडिया गठबंधन जो बना था इस मोदी के खिलाफ, वह गठबंधन अगर एक रहा होता और सबकी नीयत साफ रही होती तो आज यह नौबत ना आती, न मोदी सरकार होती और न इतनी महंगाई होती। लेकिन कहते हैं कि ऊपर वाला हिसाब सबका बराबर करता है। ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन की मुख्य हिस्सा थी लेकिन इंडिया गठबंधन की नहीं रही, वह पर्दे के पीछे भाजपा के साथ रही। आज भाजपा ने उनके साथ क्या किया? सत्ता से जैसे उखाड़ करके फेंका, भले वह सत्ता चोरी की हो लेकिन सत्ता से जाते ही असली हैसियत में आ गई। अब ममता बनर्जी के लिए एक नई संकट यह हो गया है कि ममता बनर्जी ना आगे कुआं और पीछे खाई वाली स्थिति हो गई है। लेकिन राहुल गांधी जो लगातार जनता के बीच में है और जो जन समर्थन अब जनता से मिल रहा है, इसका एक कारण और भी है। इंडिया गठबंधन के उन घटक दलों पर अब भरोसा नहीं रहा क्योंकि जनता के मुद्दे को वह बिल्कुल नहीं उठाते और जनता के मुद्दों पर वह भाग खड़े होते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी पार्टी के ध्यान रखते हैं और सत्ता का। अब तो ममता बनर्जी जिस तरह से गायब हुई है तो ममता बनर्जी को कोई, अब तो व्यापारी उनको चंदा भी नहीं देगा, अब स्रोत नहीं आएगा, बल्कि जो खजाना है वह खाली होगा। लेकिन ममता बनर्जी अब अपनी पार्टी के अस्तित्व को बचा पाएंगी या कांग्रेस में फिर घर वापसी विलय कर जाएगी, यह भी देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन ममता बनर्जी का उदय अब नहीं होगा। बाकी इंडिया गठबंधन की बैठक जून के पहले सप्ताह में होनी है। ममता बनर्जी आती हैं, बैठक होती है, सम्मान वह अपना स्थान बना पाती है या नहीं यह भी देखना होगा। लेकिन कांग्रेस तो निकल पड़ी है मुद्दों को लेकर और इंडिया गठबंधन के घटक दल अभी भी मोदी का सामना करने से डर रहे हैं, जबकि कांग्रेस 14 से आज तक डरी नहीं, सीधे खड़ी रही। अब ऐसे में 17 सीटों के उपचुनाव पर महाराष्ट्र एनडीए के अंदर घमासान हो गया है। एनडीए गठबंधन तोड़ने की धमकी सुनेत्रा पवार और की एनसीपी और एकनाथ शिंदे के शिवसेना ने दे दिया। 17 सीटों में 12 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लड़ना चाहती है और 5 सीट शिवसेना और एनसीपी में बांटना चाहती है। इसको लेकर के दोनों ही घटक दल नाराज हो गए और एकनाथ शिंदे और एनसीपी ने यहां तक कह दिया कि अगर हमारे साथ ऐसा ही हुआ तो हम गठबंधन तोड़ देंगे, यानी कि एनडीए गठबंधन तोड़ने की सीधी धमकी दी गई। अब देवेंद्र फडणवीस की बीजेपी की सरकार है उनके नेतृत्व में और शिवसेना और एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार के समर्थन से है। लेकिन जिन 17 सीटों पर चुनाव होना है या 17 सीटें अगर भाजपा के पास आ गई तो फिर भाजपा को न तो एकनाथ शिंदे की जरूरत पड़ेगी और न तो सुनेत्रा पवार की। और इसी के मद्देनजर 12 सीटों पर वह चुनाव लड़ना चाहती है और
जब एक बार कह दिया कि नहीं देंगे तो नहीं देगी। लेकिन अब जब एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार ने कहा कि अगर हमें सम्मानजनक सीटें नहीं मिली और भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे मनमानी किया तो हम गठबंधन तोड़ देंगे, तो क्या यह दोनों एनडीए गठबंधन से अलग हो जाएंगे? अगर एकनाथ शिंदे अलग होते हैं तो 54 विधायक और 7 सांसदों के साथ एकनाथ शिंदे अलग होंगे। तो एकनाथ शिंदे जाएंगे कहां? क्या घर वापसी जाएंगे या अलग से सामना करेंगे? लेकिन एकनाथ शिंदे के जाने से वह फर्क देवेंद्र फडणवीस को नहीं पड़ेगा जितना फर्क नरेंद्र मोदी को पड़ेगा। 7 सांसद नरेंद्र मोदी की सत्ता से हट जाएंगे। यानी कि एक सरकार बच रही है तो दूसरी जो जड़ है सरकार की वह खत्म हो रही है। यानी कि सारा कुछ घुमा करके दिल्ली पर ठिकरा फूटेगा। ऐसे में सुनेत्रा पवार के पास भी एक सांसद है और 41 विधायक, जिसमें 30 विधायकों को तोड़ लेने की चर्चा आ रही है कि 30 विधायक टूट जाएंगे अगर हटने की कोशिश की तो। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अपनी सत्ता वहां तो बचा लेगी, लेकिन दिल्ली की सत्ता नरेंद्र मोदी की संकट में आ जाएगी। यही नरेंद्र मोदी को परेशान कर रहा है। किसी भी राज्य में कोई बात हो रहा है तो बात दिल्ली तक पहुंच जा रही है। महाराष्ट्र में हो रहा है तो दिल्ली संकट में आ रही है, बिहार में हो रहा है तो दिल्ली संकट में आ रही है। बिहार में 6 विधायक चाहिए भारतीय जनता पार्टी को अपना पूर्ण बहुमत करने के लिए। चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा के साथ उन लोगों की हिम्मत नहीं है कि अलग हो जाए। नीतीश कुमार हटते हैं 12 तो केंद्र में दिक्कत आ जाती है। चंद्रबाबू नायडू हटते हैं 18 सांसदों के साथ तो केंद्र दिक्कत में आ जाती है। तो हर तरफ से केंद्र आती है। ऐसे में कहा जा रहा है कि 2027 में जो 5-6 राज्यों का चुनाव होना है उसी वक्त केंद्र का भी मध्यवर्ती चुनाव करा लिया जाए। इसीलिए जिन राज्यों में एसआईआर नहीं हुआ है उन राज्यों में एसआईआर बड़ी तेजी से कराए जा रहे हैं। और यह एसआईआर भारतीय जनता पार्टी के को चुनाव जीताने के लिए और विपक्ष को पूरी तरह से वोट काट के खत्म करने के लिए किया जा रहा है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगा दिया कि विपक्ष की जरूरत नहीं है, एसआईआर से नाम काट दो। अच्छा कर रहा है। उसके कहने का तात्पर्य यही रहा, क्योंकि क्या कह रहा है चुनाव आयोग? कह रहा है कि हम एसआईआर करेंगे, नागरिकता चेक करेंगे। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है तुम करो, नाम 2 करोड़ कट गए, कोई बात नहीं, चुनाव आयोग काट सकता है। यानी कि सब के सब मिल गए। ऐसे में क्या एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार के लिए एक अग्नि परीक्षा होने वाली है कि क्योंकि वह इंडिया गठबंधन के हिस्सा नहीं है और दोनों अपनी मदर पार्टी जो है वह तोड़कर और छीन करके आए हैं। असली एनसीपी सुनेत्रा पवार के पास है। उनके पति अजीत पवार अपने चाचा शरद पवार से पार्टी छीन लिए थे, सिंबल छीन लिया था भाजपा की मदद से। एकनाथ शिंदे को जिसने नेता बनाया उसी शिवसेना को बाला साहब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे से पार्टी ही छीन ली, सिंबल ही छीन लिया। तो अब इनका हिसाब भाजपा कर रही है। भाजपा इनका इस्तेमाल की और इस्तेमाल करके काम किया। अब अगर एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार को मिला करके यह हो जाते हैं 95 एमएलए और 8 सांसद, क्या हिम्मत दिखा पाएंगे छोड़ने का? इस पर नजर बनी रहेगी। लेकिन टीएमसी के 20 सांसदों को तोड़ने की भरपूर साजिश बीजेपी द्वारा की जा रही है बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी से। ममता बनर्जी जो इंडिया गठबंधन के हिस्सा रह करके भी इंडिया गठबंधन की कभी नहीं हुई, आज वह ममता बनर्जी बहुत परेशान है और पूरे पार्टी का वह अस्तित्व संकट में आ गया है। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी शारदा स्कैम में ईडी के शिकंजे में है और ममता बनर्जी के ऊपर एफआईआर दर्ज हो गया है कि सनातन का अपमान कर रही है। काहे कि सनातन का ठेकेदार एक ही है, भाजपा। बाकी सनातन की प्रक्रिया, उसका भाव, सब कुछ यही बताएगी जैसे वैसे ही करना है। और ममता बनर्जी ने अपमान किया है सनातन का, तो एफआईआर दर्ज हो गया है।
अब एफआईआर खेलेगी। ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन को कभी महत्व नहीं दिया, क्योंकि सत्ता थी बंगाल के अंदर और सांसद और विधायक थोक के भाव में आ रहे थे। उनको कांग्रेस और लेफ्ट नहीं चाहिए था चुनाव लड़ने के लिए, संवैधानिक नहीं चाहिए था। उन्हें भाजपा चाहिए था चुनाव लड़ने के लिए, लड़ ली भाजपा। दूसरे बार में ही होश ठिकाने आ गया। 21 में भाजपा ने एंट्री मारी और 26 में ममता को उखाड़ के फेंक दिया। नहीं ईमानदारी से, बेईमानी से जीत लिया। जीत तो लिया, अब आप ईमानदार बन के घूमते रहो, कौन सुनने वाला है? कोर्ट आपको महत्व ही नहीं देगा, आपकी डिग्री पर सवाल खड़ा कर देगा। वहां तो फर्जी डिग्री का बोलबाला है, सही डिग्री का बोलबाला थोड़ी है। ऐसे में ममता बनर्जी बड़ी संकट में है। भारतीय जनता पार्टी, द हिंदुस्तान की खबरों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी टीएमसी के 20 सांसदों को मानसून सत्र के दौरान भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर सकती है, इस तरह की सूचनाएं आ रही हैं। और जून के पहले सप्ताह में इंडिया गठबंधन की बैठक होनी है। ममता बनर्जी ने इस बात का खुलासा प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। अब ममता बनर्जी को जरूरत कांग्रेस की है और कांग्रेस को ममता की जरूरत है नहीं, क्योंकि जब जरूरत था तो ममता बनर्जी ने तो उसे भगा दिया था, एक भी सीट नहीं दी थी। तो अब या तो ममता बनर्जी के पास एक ही विकल्प है, ममता बनर्जी कांग्रेस में अपने आप को विलय कर दे। जैसे कांग्रेस से निकल करके और अपनी पार्टी बना ली थी 2011 में, वैसे ही अब पार्टी को सौंप दे, विलय कर दे, तब ममता बनर्जी बच सकती है और ममता बनर्जी का शान रह सकता है और सम्मान रह सकता है। अन्यथा ममता बनर्जी का शान और सम्मान दोनों ही गायब हो जाएगा। अब इस वक्त ममता बनर्जी के पास 80 विधायक और 29 सांसद हैं। यह फैसला कर ले, अगर ममता बनर्जी अकेले रही तो ममता बनर्जी के 20 सांसद टूटेंगे और 20 सांसद टूटने का मतलब है कि फिर 40 से ज्यादा विधायक भी टूटेंगे और ममता बनर्जी को प्रत्याशी नहीं मिल रहा चुनाव लड़ने के लिए। ऐसे में नंदीग्राम सीट खाली हुआ शुभेंदु अधिकारी का और वहां पर टीएमसी को कोई प्रत्याशी ही नहीं मिल रहा है चुनाव लड़ने के लिए। अब टीएमसी के कार्यकर्ता इस तरह डरे हुए हैं, तो ममता बनर्जी के सामने क्या रास्ता है? वह कांग्रेस में विलय करे। अगर वह चाहती है कि उनका वजूद रहे और उनकी राजनीति रहे और देश का भला हो, तो उन्हें इसके अलावा कोई ऑप्शन और रास्ता नहीं है, वरना भाजपा खा जाएगी उन्हें और जेल के सलाखों के पीछे भी अलग अलग तरीके का रास्ता अपना करके भेजेगी। क्योंकि यहाँ ईमानदारी की जरूरत नहीं है, क्योंकि ईमानदारी पर बेईमानी हावी है। न्यायपालिका से लेकर के हर संवैधानिक संस्थाओं तक वही करेगा अफसर जो मोदी और शाह करेगा। लेकिन कांग्रेस के सामने आकर के घुटने के बल हो जाती है भाजपा। यह वजह है कि राहुल गांधी सीना तान के खड़ा रहते हैं, क्योंकि उनके पास हर चीजों का तोड़ है। और आज ममता बनर्जी अगर ईमानदार रही होती तो मोदी सरकार न होती, इसके गुनाहगार भी ममता ही है। लेकिन एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला देश के साथ नाइंसाफी है। एसआईआर पर जो जनवरी महीने में आखिरी बहस हुई थी, मई आखिरी में आकर के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि चुनाव आयोग जो कर रहा है अच्छा कर रहा है, जो नाम काट रहा है अच्छा कर रहा है, भाजपा के लिए यही काम कर रहा है अच्छा कर रहा है, लोगों को घुसपैठिया कर रहा है अच्छा कर रहा है। यानी कि नाक कान आंख सब बंद कर लिया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने आज इतिहास के पन्नों में दर्ज कर दिया कि हम उसी के लिए जीते हैं जिसकी लाठी और भैंस दोनों है। बाकी विपक्ष को कोई अहमियत नहीं देते, देश को कोई अहमियत नहीं है। देश हित में वह बिल्कुल फैसले नहीं देगा। इसी देश के नागरिक को वह घुसपैठिया बताएगा, लेकिन वह अच्छा है। अब इस पर बवाल होना तय है, क्योंकि
जो गलत तरीके से एसआईआर के तहत नाम काटे जा रहे हैं और पूरे देश में जो एसआईआर हो रहे हैं, या तो सभी को यह सरकार किसी और देश भेजे कि आप इस देश के नागरिक नहीं, यहां के नागरिक हो, यह साबित करे, या तो फिर जनता अपना हिसाब करे। लेकिन एक बात सत्य है, अब मोदी सरकार को हटा पाना इम्पॉसिबल है। अगर इसे हटाना है तो उस जनता को ही हिसाब करना पड़ेगा, सड़क पर उतरकर हिसाब इससे करना पड़ेगा सरकार से, अन्यथा और कोई रास्ता नहीं है। इस देश की जनता वोट दे या वोट ना दे, या 2, 4, 500 साल तक यह सरकार चलती रहेगी, और इसके गुनहगार नीतीश नायडू जितना है उतने ही इंडिया गठबंधन की ममता बनर्जी, केजरीवाल और शरद पवार जैसा शख्स भी है, जो इस देश का सबसे बड़ा दुश्मन है, जिसने पर्दे के पीछे इस सरकार को मजबूती दी और आज पूरा देश त्राहिमाम कर रहा है। ऐसे नेताओं का भी देश को हिसाब करना चाहिए, और ऐसे नेताओं का कोई काम नहीं होना चाहिए इस देश के अंदर, कोई महत्व नहीं देना चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने पूरे देश की साख को अपने फायदे के लिए दांव पर लगा दिया। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं और आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया डिश 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।